ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद में क्या क्या चेंजेस जो गवर्नमेंट लेकर आना चाहती थी। तो अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना बेटा वो ये था कि हमारी जो बेसिक नीड्स थी, हमारे पास रोड्स नहीं थी, हमारे पास फ्यूल नहीं था, जो बेसिक नीड्स होती है हॉस्पिटल्स नहीं थे, स्कूल्स नहीं था, वो ये सब हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं था। तो गवर्नमेंट के पास फर्स्ट चैलेंज आया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करा जाए। अब इतना इसमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगने वाला था, तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कैपिटल नहीं था और ना ही वो इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो ये ड्यूटी किसकी बनी? गवर्नमेंट। क्या हुआ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में? इंडस्ट्रियलाइजेशन को होना किसी भी कंट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैपिटल अगर गवर्नमेंट के पास आएगी तो कहाँ से आएगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन से। उसके बाद ये बोले कि अगर आपको एरिया डेवलप करना है, कोई रीजन डेवलप करना है, तो वहाँ पे एक सबसे ईजी वे है कि आप वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो, वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री या इम्प्लांट कर दो, तो वहाँ का एरिया जो वहाँ का रीजन है वो अपने आप ही डेवलप होगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी विदाउट प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की सबसे मेन चीज़ है कि वहाँ पे क्या क्या होने चाहिए? एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी को होनी ही चाहिए। प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या होगा कि आपकी रोड्स डेवलप होनी चाहिए, आपके पास डैम होने चाहिए, आपके पास ब्रिजेस होने चाहिए, ताकि रॉ मटेरियल को इधर से उधर डालने में, फिनिश गुड्स को इधर से उधर डालने में प्रॉब्लम ना हो। कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए, फ्यूल एंड एनर्जी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। एंड बेसिक हैवी इंडस्ट्री में क्या है? मशीनरीज आ गई, ऑटोमोबाइल्स आ गए, ये आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जो आपकी कंट्री लैक कर रही थी जिससे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओनली द गवर्नमेंट हैड द एबिलिटी। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का ड्यूटी है तो किसके पास थी? केवल गवर्नमेंट के पास। टू कलेक्ट वास्ट सम ऑफ मनी, क्योंकि वही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो इतनी ज़्यादा मनी को कलेक्ट कर सकता था, अरेंज कर सकता था, कोऑर्डिनेट इंडस्ट्री बिल्डिंग एंड ट्रेन टेक्निकल वर्कर्स। और पैसे के साथ साथ पैसे से तो सब कुछ नहीं बन जाता ना, और क्या चीज़ें जरूरी थी? इंडस्ट्री बिल्डिंग्स, ट्रेन टेक्निक्स एंड वर्कर्स, इन सबको कोऑर्डिनेट करके एक साथ लेकर आके वही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। Expansion of road, sea and air transport has contributed to industrialization, ensure future economic growth. अब सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा रेट जो डेवलपमेंट हमारे नेटवर्क था वो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद में हमें डेवलप करना था सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट, जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी जरूरी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड हो गया रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट में क्या है कि ये अगर इंडिपेंडेंस एरिया देखें हम तो जो ब्रिटिशर्स थे वो पोर्ट एरिया को डेवलप करे हुए थे, ये रह रहे थे, तो वो जो जितने इंडियन में इंडिया में पोर्ट एरिया थे वो सब डेवलप। अब यहाँ पे बात ये आई कि सभी एरिया, सारे स्टेट, सारे रीजन इक्वली डेवलप होने चाहिए। इंडिया में कुछ रीजन बहुत अच्छा डेवलप हो, कुछ भी बिल्कुल हर चीज़ में लैग कर रहे हो, एजुकेशन में लैग कर रहे हैं, हेल्थ में लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको डेवलप करने के लिए क्या हुआ? द गवर्नमेंट इज इन द चार्ज ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑल रीजन एंड स्टेट डेवलप इन अ बैलेंस। क्या बोला गया? कि सारे रीजन और स्टेट इक्वली डेवलप होने चाहिए, बैलेंस में डेवलप होने चाहिए, ठीक है। जहाँ पे लैग कर रहे हैं, वहाँ पे अगर एजुकेशन लैग कर रही है तो वहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन को डेवलप करा जाए। कहीं पे अगर ट्रांसपोर्टेशन में लैग कर रहा है तो वहाँ पे रोड्स डेवलप करी जाए, वहाँ पे डैम्स डेवलप करे जाए। अटेंशन विल बी पेड टू द रीजन फॉर डिले एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री विल बी पर्पसफुली एस्टैब्लिश्ड। अब उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो इंडस्ट्रीज थी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास कैपिटल की बहुत कमी थी, तो गवर्नमेंट ने सारी सिक्योरिटीज को, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में ऑक्यूपाई कर दिया था। अब उन्होंने क्या सोचा, जो इंडस्ट्री हमें बनानी है, जो इंडस्ट्री हमें क्रिएट करनी है, उनको कहाँ पे एस्टेब्लिश करा जाए? जो अनडेवलप्ड एरिया है, जो डेवलप नहीं है, वहाँ पे आप इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? वहाँ के आसपास के
लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वहाँ के लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और फिर अगर हम वहाँ पे इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं तो वहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, हॉस्पिटल्स है, वो भी बनाएंगे उनके लिए। 4 बिग स्टील फैसिलिटीज और बिल्ड। अब उन्होंने जो सबसे बड़ा जो हमारे को कैपिटल रिटर्न देने वाला स्टील जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप करी गई ऐसे एरियाज में एज प्रमोट इकोनॉमिकल ग्रोथ, जनरेट जॉब। इससे क्या होगा, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी। कैसे बढ़ी? एक तो उस एरिया का, उस इंडस्ट्री के कारण रिटर्न अच्छा आने लगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, लोगों की जो इनकम है वो बढ़ने लगी, जनरेट जॉब्स, जैसे आसपास के लोगों को कहते हैं ना जॉब्स, एंड डेवलप इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। और जो बेसिकली उसके साथ चलने वाली इंडस्ट्री है, उस स्टील प्लांट के साथ चलने वाले और भी काम है वो चलते हैं। हम लोग एक स्कूल है, आपका स्कूल है, स्कूल के पास हमेशा आपको स्टेशनरी शॉप मिल जाएगी। तो जब तक स्कूल चलता रहेगा स्टेशनरी शॉप भी चलती रहेगी, मतलब साथ साथ चलने वाले बिजनेस है ना। कॉलेज के पास एक गोलगप्पे वाला ठेला हमेशा खड़ा रहेगा, तो जब तक कॉलेज में बच्चे पढ़ने आएंगे गोलगप्पे वाला ठेला चलेगा। तो ये साथ साथ चलने वाले बिजनेस है, वो भी वहाँ से काम करना स्टार्ट हो। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या हुआ? बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला था, जिसको यूज़ हर एक इंसान करता है। अब उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसको चलाने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है? इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए होगा। इसके बाद पावर, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन, ये सब यूज़ करते हैं। ये ऐसी इंडस्ट्री होगी जो बेसिक इंडस्ट्री में काम होती है। बेसिक हमारी नीड्स है, बेसिक नीड्स में तो हमेशा प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा होता है। और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कैपिटल क्या होनी चाहिए? ज़्यादा हमारे पास टेक्निक कैसे होनी चाहिए? एडवांस। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, ये सारी जो इंडस्ट्री थी वो पब्लिक सेक्टर में एक्वायर करी और इसमें इन्वेस्टमेंट करा। बिकॉज लार्ज स्केल ऑफ कंपनीज डिमांड लार्ज कैपिटल। तो बड़ी इंडस्ट्री होती है वो कैपिटल भी ज़्यादा लगती है। इन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू स्टेप इन एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो गवर्नमेंट ने इनको फोर्स किया कि आप इकोनॉमिकल ऑफ स्केल, मतलब कि जो ज़्यादा पैसा जहाँ पे जरूरत होता है वो गवर्नमेंट को बेसिकली सपोर्ट कर रही थी और कैपिटल रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रिक पावर, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन इंडस्ट्री रिक्वायर्ड a large base of functional economical which was only possible with government resources and mass scale production. तो ये इंडस्ट्री केवल गवर्नमेंट हेल्प से ही चल पाती, उसके बिना इसमें कोई भी इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने हेल्प दिया, गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज दिया ताकि वो मास प्रोडक्शन कर सके। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिकल पावर। अब क्या हुआ बेटा? अब वहाँ तक कई ऐसे इंडस्ट्रीज थे उनके पास पैसा था लेकिन वो कहीं भी इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे, तो उनका पैसा एक जगह इकट्ठा होकर रह गया, वो अपना पैसा को फ्लो नहीं कर रहे थे। अब इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिकल पावर है, जो डिसीजन पावर है, जो पैसा है, पैसे वाली पावर जैसे लगी वो एक जगह इकट्ठी होकर रह गई, तो अपना पैसा बाहर निकाल नहीं रहे। उससे क्या हुआ? गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? न्यू प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट शुड बी विलिंग टू एंगेज इन हैवी सेक्टर रिजल्टिंग इन वेल्थ कंसंट्रेशन इन फ्यूचर। ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी वो इंगेज हो गई हैवी सेक्टर, मतलब कि जहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा था केवल वही उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि जो पैसा कंसंट्रेट हो गया केवल उसी हाथों में जहाँ पर जिनके पास ऑलरेडी पैसा था उनके पास और पैसा आ ही जा रहा था। The public sector has the ability to establish massive industries and demand significant investment. अब इन सभी इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में लेके खुद का इन्वेस्टमेंट लगा दिया। पब्लिक सेक्टर कौन होता है? बेसिकली गवर्नमेंट। तो जब वहाँ से रिटर्न आया, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, नेचुरल गैस इंडस्ट्री, जहाँ से हैवी रिटर्न आएगा ना, ये सभी यूज़ ले रहे हैं, उस रिटर्न को, उस प्रॉफिट को उसने कहाँ पे लगाया? वेलफेयर। जो लोग बिल्कुल डाउन जा रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे, उनके वेलफेयर।
खातों में कंसंट्रेट होना बंद हो गया। जो पैसा था उसका फ्लो जो है सभी तरफ हो रहा था, अमीरों की तरफ भी हो रहा था और गरीबों की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया स्टेप टेक बाय गवर्नमेंट इन IPR 1991। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में गवर्नमेंट ने क्या क्या नए स्टेप लिए। तो फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट ने अपने पास में इंडस्ट्री रखी हुई थी उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। पहले कितनी रखी हुई थी, 18, और आफ्टर 1991 कितनी हो गई, 8, और 2001 में कितनी हो गई थी, 3, और अभी रिसेंटली कितनी है, 2। कौन कौन सी, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर क्या हुआ कि सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनीज में आपने देखा होगा कि 51% से ज़्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट के पास में है तो वो कंपनी कौन सी होगी, गवर्नमेंट कंपनी। तो उन सभी कंपनी में से गवर्नमेंट ने अपने शेयर क्या कर लिए, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना पैसा उनमें से बाहर निकाल दिया, उनको प्राइवेटाइज कर दिया और अपने शेयर की लिमिट कितनी परसेंट तक रख दी, 26%। और वो पैसा बाहर निकाल के गवर्नमेंट ने कहाँ पे यूज़ किया, जो बेसिक जो हमारे लिए को नीड थी, बेसिक जो चीज़ें थी, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, 5 years प्लान से उन पर उन्होंने इन्वेस्ट किया। इट मीन्स सेलिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर है, इट मीन्स सेलिंग अ पार्ट ऑफ होल ऑफ शेयर ऑफ PSU मीन्स पब्लिक सेक्टर द प्राइवेट सेक्टर। अपना जो पार्ट था पब्लिक सेक्टर यूनिट ने किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है सेम पॉलिसी फॉर सिक यूनिट एंड देयरफॉर प्राइवेट सेक्टर। सिक यूनिट कौन होंगे, ऐसे यूनिट जो बहुत लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं कमा पाए, तो दोनों के सेम यूनिट रखे गए। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIRFR, ये एक बोर्ड था जो सिक यूनिट्स होती है जो प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज नहीं थी, जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, उनका रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहा था। रिकंस्ट्रक्शन में कि या तो कैपिटल में लैंड करते तो उनको कैपिटल प्रोवाइड करवा रहा था, टेक्नोलॉजी में लैंड करते तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहा था, या फिर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो वो उसमें भी उनकी हेल्प कर रहा था। डिसाइड वेदर द यूनिट हैज टू बी रिकंस्ट्रक्ट और क्लोज। ये आपको पावर दे दी गई कि ये प्राइवेट सेक्टर या ये सिक यूनिट जो बहुत टाइम से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, तो उनके पास 2 डिसीजन लेने की पावर थी, या तो उसको बंद कर दिया जाए और या तो उसको रिकंस्ट्रक्टेड करा जाए। रिकंस्ट्रक्टेड कैसे करेंगे, या तो उसमें और कैपिटल इन्वेस्ट हो सकती है, या फिर उसी तरह के 2-3 यूनिट्स को मर्ज कर दिया जाए, कंबाइन करके नई यूनिट बना दी जाए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जो भी कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी जब प्राइवेटाइज होने के बाद भी गवर्नमेंट ने उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रख दिए थे कि आपको ये काम करना है, आपको इतना प्रॉफिट कमाना है और इतने प्रॉफिट में से इतना हिस्सा आपको इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब PSU was given with clear target for which they will be accountable। टारगेट दे दिए उनको कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो टारगेट्स है उनको पूरा करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, और इसके लिए वो क्या रहेंगे, अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल। आपसे गवर्नमेंट आंसर कर सकती है, पूछ सकती है कि जो हमने आपको टारगेट दे दिया आपने कंप्लीट करे या नहीं करे। ये क्या है, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये जो मेजर स्टेप्स है वो गवर्नमेंट ने लिए। अब हम करते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेज। तो हमारा एक टॉपिक पब्लिक प्राइवेट तो खत्म हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, ग्लोबल एंटरप्राइजेज। ग्लोबल मतलब मल्टीनेशनल, और मल्टी नेशनल नाम से समझ में आता है। मल्टी मतलब बहुत सारे, नेशन मतलब देश। ऐसे एंटरप्राइज, ऐसे बिजनेस, ऐसे इंडस्ट्रीज जो बहुत सारे या 2 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है, वो सब क्या हो गए, मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, BMW, डिज्नी, एडिडास, IBM, होंडा, मैकडॉनल्ड्स, नोकिया, सैमसंग, कोका-कोला, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, नाइक, सेलकॉम, सारी ऐसी कंपनियां जो क्या है, मल्टीनेशनल। इट इज अ कंपनी यूज बिजनेस ऑपरेट एक्सटेंड बियॉन्ड द कंट्री, जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, अगर आप उसके बाहर काम कर रहे हैं, आपकी ज्योग्राफिकल जो इंडिया की बाउंड्री है, अगर आप उसके बाहर भी काम कर रहे हैं तो आप कौन सी कंपनी हो गए,
multinational company which it has been incorporated. Second है, they have a head office in one country but carry on business in another country known as host country. उनका जो हेड ऑफिस होगा, जैसे कि अगर हम इंडियन कंपनी है तो हमारा हेड ऑफिस ऑब्वियस से कहाँ पर होगा, इंडिया। लेकिन हम बाकी सभी देशों में काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मेरा एक बिजनेस कनाडा में भी है तो कनाडा को क्या बोला जाएगा, होस्ट कंपनी। ठीक है, यहाँ पे मैं हेड ऑफिस इंडिया में है लेकिन मेरी कंपनी कनाडा में भी है, यूएसए में भी है, अफगानिस्तान में भी, अरब कंट्रीज में भी है, तो उन सबको क्या कहा जाएगा, होस्ट कंट्री। They are also known as supernatural companies or transmission companies. कई other name भी है। Example Pepsi, Coca-Cola are registered in USA by they are operating all over the world. मतलब Pepsi और Coca-Cola कहाँ की registered company है, USA के लिए वर्ल्ड वाइड काम करती है। तो ये क्या हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी। They operate in several areas and production multiple products and thereby influence the इंटरनेशनल इकोनॉमी। अब ये देखो, ये कंपनी सेवरल एरियाज में काम करती है और वहाँ के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाती है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे आ जाइए, मैकडॉनल्ड्स है। मैकडॉनल्ड्स है आपको कभी कोई सी भी मल्टीनेशनल, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बर्गर आपको यहाँ मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, क्या वही सेम आपको यूएसए में मिलेगा, क्या वही दुबई में मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। बाय क्योंकि वहाँ के लोगों का टेस्ट अलग होता है, वहाँ की प्रेफरेंसेस अलग है। हम यहाँ पे स्पाइसेस अलग खाते हैं, मतलब स्पाइसेस अलग खाते हैं, वो ऑयल ज़्यादा खाते हैं, वो मीट ज़्यादा खाते हैं, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, तो उनके प्रेफरेंस के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्शन है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अलग अलग देशों के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से अपना प्रोडक्शन करते हैं। तो एक तो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो गए और एक प्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो गया। सो फीचर्स ऑफ एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइजेस सेम ही होते हैं। ये है इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। क्या होता है इससे, बैंक ऑफ इंडिया। सो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, कैपिटल कितनी लगेगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। उनको ऑपरेशंस करने के लिए, उनको काम करने के लिए, उनको सेल करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड करना है। और ये पैसा कहाँ से आएगा, वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड कैपिटल मार्केट में कैसे वो पैसा लेके आ सकते हैं। ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और पैसे को निकालने के लिए उनके पास में बहुत सारे होते हैं। फॉरेन और अब फॉरेन में अगर वो फॉरेन कंट्रीज में काम कर रही है तो वो कोलैबोरेशन करते हैं उनके साथ, कोलैबोरेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, या तो उस कंपनी के साथ उनके काम करने का, या तो पार्टनरशिप में आ जाते हैं। तो मान लो अगर इंडिया का लेबर अच्छा है, ठीक है, तो इंडिया जाके दुबई के साथ कोलैबोरेट करता है, कंपनी बनाता है, वहाँ की टेक्निक अच्छी है, वहाँ का लोकल वहाँ की टेक्निक मिलेगी तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा वहाँ। तो यहाँ से जो मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ से बेस्ट प्रोडक्ट इन चीपर प्राइस हमेशा मिलेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी, अभी बताया मैंने, इनके पास भी पैसा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। ये मल्टीनेशनल अलग अलग देशों में काम करते हैं, तो इनके पास अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी है, तो सबसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो इनके पास में होती है। ये हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन, इनके प्रोडक्ट में जल्दी जल्दी इनोवेशंस आते जाते हैं। ये प्रोडक्ट में नए बार बार चेंजेस लेके आते रहते हैं ताकि एडवर्टाइजमेंट में बने रहे, ताकि लैंडलाइन में बने रहे। ठीक है ना, कि आपने देखा है कि मैकडॉनल्ड्स में ले लो, टीवी में एक ही ऐड थोड़े ना आता है, पिज़्ज़ा हट का डोमिनोज का सेम ऐड थोड़े ना आता है, वो नया प्रोडक्ट कुछ लेके आते रहते हैं। ठीक है ना, अभी रिसेंटली आया था कि आप पिज़्ज़ा की 4 स्लाइस में 4 अलग अलग टॉपिंग्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में बार बार इनोवेशन करते हैं, कहते हैं नया क्रिएटिविटी लेकर आते रहते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो होती है मल्टीनेशनल काइंड ऑफ होती है, क्योंकि इंडिया में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनकी अलग रहेगी, क्योंकि इंडिया के लोग जो है वो अलग तरह से इन्फ्लुएंस होंगे, यूएसए के लोग अलग तरह से इन्फ्लुएंस होंगे। तो इनकी मार्केटिंग जो इनका एक काम है वो भी फास्ट में काम करता है, एडवर्टाइजमेंट का, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का जो इनका तरीका है वो भी फास्ट में काम करता है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, डायरेक्ट ग्लोबल एंटरप्राइजेस तो बन नहीं रहे होंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या करा होगा,
सेंट्रलाइज कंट्रोल तो अभी हमने पढ़ाई का जो हेड ऑफिस होता है वो एक कंट्री में होता है, तो इतना कंट्रोल जो होगा वो सेंट्रलाइज हो गया कि अगर वो इंडिया की इंडियन कंपनी है और वो कहाँ काम कर रही है, यूएसए में भी कर रही है, कैनेडा में भी कर रही है और यूएई में भी कर रही है, लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? तो सभी कंट्रोल हो गया सेंट्रलाइज, कंट्रोल पावर जो मेकिंग डिसीजन मेकिंग पावर हो गई वो सेंट्रलाइज हो गई। ये फीचर्स हो गए मैरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या बेटा? सबसे पहले मैरिट्स पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वो बहुत सारे देशों में होगी, हर देश में उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होगी, बहुत सारी ब्रांचेस में काम करने के लिए उनको बहुत सारे वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कंपनियां जो मल्टीनेशनल बिजनेस होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट बहुत ही अच्छे से जनरेट करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले जो कंपनियां होती हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात हमेशा कौन सी रहती है? बिल्कुल नई, एडवांस। ये कई तो ऐसे होते हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी खुद क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स के आप किसी भी ब्रांच में चले जाओ, किसी भी यूनिट में चले जाओ, अगर आपने बर्गर मंगाया उसका टेस्ट सब जगह सेम होगा, कुछ भी फर्क नहीं होगा, सब जगह सेम होगा। ऐसा क्यों? टेक्नोलॉजी, उनके पास मेजरिंग हर चीज़ के मेजरमेंट्स रहते हैं, हर चीज़ का टाइमर रहता है कि आपको पैटी कुक करनी है, कितने मिनट के लिए कुक करनी है। पैटी जो बनी हुई आएगी वो सेंट्रलाइज है, आपको वही मिलेंगे, आप खुद नहीं बनाएंगे। जो बर्गर की बनाएंगे वो आपको खुद ही देंगे, सॉस देंगे वो आपको खुद ही देंगे, और कुक करने के लिए टाइमर लगा दिया केवल इतने टाइम के लिए कुक करना, ठीक है। उनके पास टेक्नोलॉजी रहती है, वो एडवांस रहते हैं, जिसके कारण ये फास्ट रेट में प्रोडक्शन कर पाते हैं, इतने प्रोडक्शन को टाइमली पूरा कर लेते हैं। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, अगर एक इंडियन कंपनी मैंने बताया कहाँ कहाँ काम कर रही है, यूएसए में, कैनेडा में है, तो हमारे पास इन तीनों देशों की फॉरेन कैपिटल की कोई कमी रहेगी नहीं, फॉरेन कैपिटल हमारे पास हमेशा इनको आता रहेगा। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो लोगों के पास क्या आएगा? पैसा, पैसा आएगा तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी। अभी आपके पास देख लो कि आप जॉब करते नहीं करते ना, कभी आपके पास पैसा नहीं है, अभी आपका लिविंग स्टैंडर्ड नॉर्मल है। जब आप अच्छा किसी जॉब तक जाओगे तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और जो चीज़ आप अभी खरीदो उसको शायद आप उसका चीज़ समझने लग जाओ कि नहीं ये हमें तो ब्रेक करेगा, ठीक है। तो जब लोगों के पास पैसा आता है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक वर्क के साथ साथ डोमेस्टिक काम होती है उनकी भी ग्रोथ होती है। मैंने कहा इंडियन कंपनी अगर एक मल्टीनेशनल में काम कर रही है तो उसकी जो सपोर्टिव इंडस्ट्री है वो भी साथ साथ में ग्रो करती जाएगी। हेल्थ कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो हमेशा हेल्थी कंपटीशन करती है, वो किसी क्योंकि उसको जरूरत नहीं है किसी से आगे निकलने की, वो ऑलरेडी सबसे आगे रहती है। रेस्टोरेंट आपके आसपास जो बहुत सारे बर्गर बेचने वाले हो गए, ठेले भी हो गए, चौक में रेस्टोरेंट्स में, क्या मैकडॉनल्ड्स उनसे जाके कंपटीशन करती है? नहीं करती है, क्योंकि उसको नीड ही नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। वर्ल्ड इकोनॉमी सब जगह काम करती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। इसके डीमेरिट्स भी है, हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो डीमेरिट्स क्या हो गए? दिस रेट ऑफ नेशनल प्रायोरिटी, नेशनल प्रायोरिटी क्या है कि अगर कोई कंपनी बाहर के देश से आके हमारे देश में काम कर रही है तो हो सकता है हमारे देश की प्रायोरिटीज कुछ और हो, लेकिन वो हमारे देश के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगी। उसको जो बेचना होगा, उसको जो बनाना होगा, जैसे KFC है, क्या बेसिकली क्या बेचता है वो? नॉनवेज। हमारे देश की प्रायोरिटी नहीं है ना नॉनवेज खाना, लेकिन वो जब थोड़ा ना दाल चावल बेचना स्टार्ट हो जाएगा, वो तो वही बेचेगा ना जिसमें वो अच्छा लग रहा है। लेकिन वो जो नेशनल प्रायोरिटीज होती है उसको ये जो MNCs है वो अनदेखा करती है। क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है बेटा? कि मान लो आप अकेला बन जाते हो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का, उनके पास पैसा ज़्यादा तो उन्होंने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा करने पे कॉस्ट आई कम, तो उसने वो सामान कम प्राइस में देना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हो गया? उसने मोनोपोली क्रिएट कर दी कि ऑब्वियस है हमें जो कंपनी का हम उससे लेंगे ना, बाकी जो बिजनेस होते हैं उनको नुकसान होता है क्योंकि एक अपनी मोनोपोली में रहता है। अब ये जो प्राइस डिसाइड करेगा इनको भी डिसाइड करने पड़ेगा, उतनी भी बेचना पड़ेगा अगर उनको बिजनेस में रहना है, ठीक है।
लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब इस प्रोडक्शन के लिए उनको रॉ मटेरियल तो चाहिएगा ना, कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल? नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा, और नेचुरल रिसोर्सेज को वो डिप्लेशन करता है, जितना प्रोडक्शन होगा उतना वेस्ट भी होगा, उतना यूज भी होगा, लेकिन ये उतना वापस नेचर को देते नहीं है जितना नेचर से ले लेते हैं। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है कि पुरानी कर देना, कोई भी टेक्नोलॉजी में फट से पुरानी कर देते हैं कि अभी जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और हमने तो चलाना सीखा भी नहीं, हम तो उस टेक्नोलॉजी पे आए ही हैं, उससे पहले ये किसी नई टेक्नोलॉजी पे चला जाता है, पुरानी टेक्नोलॉजी को क्या कर देता है, पुराना कर देता है, छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। पावर डिसीजन टेकिंग पावर है कि जब आपके इकोनॉमी में कोई ऐसा बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, आपकी नेशन की कंट्री में जो बिजनेस से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो जो डिसीजन टेकिंग पावर है वो उनके पास चली जाती है। तो इसमें जो डिसीजन टेकिंग पावर है उसको खतरा माना गया है एमएनसीज को। इसे तो ब्रिटिशर्स आके राज करते थे, उनकी आगे से कारण है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है बेटा? When two or more firms join together, दो या दो से ज़्यादा फर्म्स, लोग नहीं क्या, फर्म्स साथ में मिलके कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन पर्पस मतलब एक ही तरह का बिजनेस करेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? इज नोन एज जॉइंट वेंचर। उनके बेनिफिट्स भी म्यूचुअल होने चाहिए, मतलब वो क्यों बिजनेस करना चाहते हैं साथ में, ठीक है, तो वो भी सेम ही होनी चाहिए। फर्म में भी प्राइवेट, अब जॉइंट वेंचर प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, या फॉरेन कंपनीज भी हो सकते हैं। दे आर यूजफुल टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब अगर कोई दो फर्म जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है साथ में मिलकर काम करती है, तो ये रिलेशन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म का ही रहेगा। जैसे वोडाफोन और आइडिया मिल गए तो ऐसा 1-2 साल काम करके छोड़ेंगे नहीं ना, लॉन्ग टर्म रिलेशन है। इट कैन बी डन फॉर बिजनेस एक्सपेंशन भी करा जाता है, जॉइंट बेसिकली बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, वो दोनों इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे और साथ में मिलकर कमा पाए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर एक के पास नहीं है और एक के पास पैसा है तो हो सकता है ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बिजनेस करा जा रहा है। अगर दो कंपनियां साथ में काम कर रही है, मान लो इंडियन और यूएसए की कंपनी का जॉइंट वेंचर होता है, जैसे मारुति और सुजुकी दोनों अलग कंपनी है, पता है आप लोगों को, इंडियन और जापानीज कंपनी का ये जॉइंट वेंचर। तो ये क्यों हुआ? मूविंग इनटू न्यू मार्केट, ताकि इंडियन कंपनी जापान में काम कर सके, जापान नए मार्केट में काम कर सके। इट इन्वॉल्व्स पूलिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज एंड अचीव डिजायर्ड गोल। ये जॉइंट वेंचर क्यों करते हैं? ताकि पूलिंग का रिसोर्सेज उनको एक से बढ़े दो और एक और एक क्या मिलके हो जाते हैं 11, ठीक है, तो रिसोर्सेज अच्छे से पूलिंग कर सकते हैं और एक्सपर्टाइज हो जाते हैं किसी काम करने के। अभी तक एक का दिमाग लग रहा था, अब कितने का लगेगा? 2 का, जिससे कि वो डिजायर गोल को अचीव कर सकते हैं। देयर आर सेपरेट लॉज फॉर जॉइंट वेंचर, हर कंट्री में हर स्टेट में जॉइंट वेंचर के अलग अलग लॉ होते हैं और ये खुद के लिए भी रूल्स और रेगुलेशन करते हैं। एयरपोर्ट्स वगैरह पे न्यूज़ इंडस्ट्रीज को वो एक जॉइंट वेंचर है। सोनी इलेक्ट्रिक जॉइंट वेंचर बाय जापानीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सोनी कॉर्पोरेट एंड स्वीडिश कंपनी इरेक्शन। स्वीडिश और जापानीज कंपनी का ये दोनों ये क्या है? जॉइंट वेंचर और दोनों ही कंपनी, ठीक है। ऑल जॉइंट वेंचर इन इंडिया रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल्स। बिना गवर्नमेंट के अप्रूव के आप इंडिया में जो जॉइंट वेंचर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फॉरेन पार्टनर और एनआरआई इज इन्वॉल्व। अगर कोई इंडियन कंपनी जॉइंट वेंचर करना चाहती है तो विदाउट परमिशन वो कर सकती है, लेकिन अगर कोई एनआरआई आगे करना चाहता है या बाहर की फॉरेन कंपनी आगे करना चाहती है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी है। ऑटोमेटिक को आरबीआई की परमिशन लेना जरूरी होता है और नॉन ऑटोमेटिक को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एफआईपीबी परमिशन लेना जरूरी होता है। इस रूप से आगे यहाँ की परमिशन लेके आप अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन एमओयू पढ़ाया थी मैंने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या पढ़ाया? अगर आप जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट आपको ऑब्जेक्टिव बता देगी कि आप काम अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन आपको ये ऑब्जेक्टिव पूरे करने पड़ेंगे और आप उसके लिए क्या रहेंगे? अकाउंट देंगे। मस्ट बी साइन बाय बोथ पार्टी और ये एमओयू
वेंचर्स के लिए लाइसेंस की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, उनको स्टार्ट करने की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो पूरी करने के बाद ही आप जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। टर्म्स शुड बी थॉरली डिस्कस कंसिडरेबल लीगल कल्चरल बैकग्राउंड, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो थॉरली डिस्कस होने चाहिए, दोनों पार्टीज को पता होने चाहिए, और लीगल कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीज कंसर्न, जो पार्टीज के जिस जहाँ पे आप जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पर लीगल कंस्ट्रक्शन क्या है, वहाँ पे कानूनी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके हम नेक्स्ट क्लास में